नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। फर्स्ट सेमेस्टर के समाजशास्त्र विषय में जो आपकी पहली यूनिट है उसका अंतिम टॉपिक है समाजशास्त्रीय अभिमुखन। इस टॉपिक के साथ ही आपकी जो यूनिट 1 है वो आपकी पूरी हो जाएगी। बाकी की 4 यूनिट बचेंगी। तो पहली यूनिट का अंतिम टॉपिक समाजशास्त्रीय अभिमुखन। तो हमें पता होना चाहिए कि अभिमुखन का मतलब क्या होता है। अभिमुखन से अर्थ है ओरिएंटेशन। अंग्रेजी में इसको क्या बोल देते हैं? ओरिएंटेशन बोल देते हैं, दिशा। अगर आप किसी व्यक्ति को किसी विषय से परिचित कराना चाहते हो तो इससे पहले आप उसकी जानकारी प्रदान करते हो। जैसे समाजशास्त्र विषय से हमने अर्थ से शुरुआत की थी कि समाजशास्त्र का अर्थ क्या है, इसकी प्रकृति क्या है। तो मैंने एक विषय से आपका परिचय करवाया, तो उस परिचय को ही क्या कहा जाता है? अभिमुखन कहा जाता है। इसके कुछ एक और उदाहरण भी हम ले सकते हैं। जैसे 26 जनवरी को या 15 अगस्त को जब कोई किसी बच्चे का कोई प्रोग्राम होता है, फंक्शन होता है, तो इससे पहले उनको तैयारी करवाई जाती है। किसी उसके जो डांस है, चाहे उसका कोई गीत है, इससे संबंधित उसको तैयारी करवाई जाती है और अंत में फिर वो तैयारी उसके काम आती है और फिर वो परफॉर्मेंस देता है अपनी। इससे संबंधित और भी हमारे पास बहुत से उदाहरण हैं। जैसे किसी बच्चे को स्कूल भेजने से पहले, जब हम किसी बच्चे को स्कूल भेजते हैं तो इससे पहले उसकी प्रारंभिक शिक्षा हम किसी आंगनवाड़ी में पूरी करवाते हैं। हम ये सोचते हैं कि बच्चा स्कूल जाने से पहले बैठना सीख जाए, थोड़ा बहुत लिखना भी सीख जाए, या जो सामान्य बातें हैं जो आगे विद्यालय में जाकर के ना सीखनी पड़े, पहले से ही बच्चा सीख जाए। हम फिर उसको आंगनवाड़ी में भेजते हैं। तो ऐसे में उसका हम क्या कर रहे हैं? अभिमुखन कर रहे हैं। जो वास्तविक परिस्थिति है उसमें पहुंचने से पहले हम बच्चे को कुछ पहले से ही तैयार कर रहे हैं, उसको सिखा रहे हैं, उसको प्रशिक्षण दे रहे हैं। तो इसी प्रशिक्षण का नाम क्या है? अभिमुखन। तो समाजशास्त्रीय अभिमुखन का मतलब है कि हम समाजशास्त्र के प्रति किसी विद्यार्थी का क्या कर रहे हैं? अभिमुखन कर रहे हैं। हमने जो टॉपिक नहीं पढ़े उससे पहले मैं आपको कुछ सिखा रहा हूँ, अर्थ के बारे में, समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में, समाजशास्त्र के परिप्रेक्ष्य के बारे में। ये जो हम कुछ भी सीख रहे हैं ये समाजशास्त्र का क्या है? अभिमुखन है। तो आगे चलते हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं इसमें। तो समाजशास्त्रीय जो अभिमुखन है इसमें व्यक्ति को समाजशास्त्र के अलग अलग जो पक्ष होते हैं इससे उनको क्या करवाया जाता है? अवगत करवाया जाता है। जैसे मैंने आपको समाजशास्त्र के जो अलग अलग पक्ष थे, जैसे मान लीजिए परिवार है, या समाज है, या विद्यालय है, तो इनसे संबंधित मैंने आपको अवगत करवाया। अलग अलग पक्ष रखे, समुदाय क्या होता है, परिवार क्या होता है, समाज क्या होता है, विद्यालय क्या है। तो मैंने समाजशास्त्र के अलग अलग पक्षों का आपको अध्ययन करवाया, या ये कह सकते हैं कि मैंने आपको प्रकृति का अध्ययन करवाया या अर्थ का अध्ययन करवाया। तो ये क्या है? समाजशास्त्रीय अभिमुखन है। इसके बाद आगे समाजशास्त्री के अध्ययन के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। यानी कि यहाँ पर क्या है कि कोई भी समाजशास्त्री होगा वो आगे जा कर के समाजशास्त्र का अध्ययन करेगा। इसके लिए उसको क्या किया जाता है? प्रशिक्षित किया जाता है, यानी कि उसको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो समाज शास्त्री बनेगा तो बेसिक वो नॉलेज है उसको आ जाए, समाजशास्त्र के बारे में जो सामान्य बातें हैं वो सीख जाए। तो ऐसे में समाजशास्त्र का अध्ययन करने से पूर्व उसको कोई ज्ञान दिया जाता है, यानी कि पूर्व ज्ञान। जैसे विद्यालय से पहले हम किसी बच्चे को आंगनवाड़ी में सिखाते हैं, वहाँ पर उस उठना बैठना सिखाते हैं, या किसी फंक्शन में बच्चे को परफॉर्मेंस देने से पहले उसको प्रशिक्षित किया जाता है, उसको तैयारी करवाई जाती है, अभ्यास करवाया जाता है। तो यहाँ पर हम उसका क्या कर रहे हैं? अभिमुखन। तो समाजशास्त्र में किसी भी विद्यार्थी का ताकि वो समाजशास्त्र का अध्ययन करे, इससे पहले हम उसको क्या कर रहे हैं? प्रशिक्षित कर रहे हैं। इसी को ही समाजशास्त्रीय अभिमुखन कहते हैं, ताकि वो समाजशास्त्र का जब अध्ययन करे तो वो सारी चीजें उसके काम आए। जैसे आप फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो चीजें सीखोगे तो हो सकता है कि सेकंड सेमेस्टर में वो चीजें काम आए।
तो यहाँ पर मैंने आपका समाजशास्त्रीय अभिमुखन कर दिया, तो वही जो नॉलेज है या ज्ञान है वो आप सेकंड सेमेस्टर में अपना यूज करोगे। तो इस प्रकार से ये क्या हुआ, समाजशास्त्रीय अभिमुखन। बहुत से उदाहरण मैंने आपको दिए हैं। आशा है कि आपको ये चीज़ टॉपिक जो है ये समझ में आ गया होगा। समाजशास्त्रीय अभिमुखन, जहाँ पर व्यक्ति को समाज के अलग अलग पक्षों से अवगत करवाया जाता है, और कोई भी समाजशास्त्री है जब वो अध्ययन करे तो इससे पहले उसको क्या किया जाता है, प्रशिक्षित किया जाता है, और समाजशास्त्र का अध्ययन करने से पहले उसको क्या दिया जाता है, पूर्व ज्ञान दिया जाता है, ताकि वो समाजशास्त्र का अध्ययन करे तो भविष्य में वो उसका उचित तरीके से प्रयोग कर सके। तो ये होता है समाजशास्त्रीय अभिमुखन। इसके बाद आगे जो समाजशास्त्रीय अभिमुखन है, इसके दो प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं, दो प्रकार हैं। एक तो है वैज्ञानिक अभिमुखन और दूसरा है मानविकी अभिमुखन। ठीक है, तो इसका हम अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे कि वैज्ञानिक अभिमुखन क्या होता है और मानविकी अभिमुखन क्या होता है। तो दो प्रकार हमने पढ़े। अब इसमें जो पहला है वैज्ञानिक अभिमुखन, जो हमने पहला पॉइंट देखा था, दो भागों में बांटा था, वैज्ञानिक अभिमुखन और मानविकी अभिमुखन। तो पहले बिंदु के बारे में पढ़ रहे हैं कि वैज्ञानिक अभिमुखन क्या होता है। तो वैज्ञानिक अभिमुखन का मतलब है कि हम समाज शास्त्र का, जैसा हमने पहले पढ़ा था कि जो समाज शास्त्र है हम उसका किस तरीके से वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करें। सामाजिक अभिमुखन का मतलब है कि हम समाजशास्त्र का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करें। किसी भी बच्चे को यदि प्रशिक्षित किया जाता है तो हम उसे वैज्ञानिक तरीके से प्रशिक्षित करें, उसको सिखाएं। तो यही होता है वैज्ञानिक अभिमुखन। और हम ये देखें कि फिर सिखाएं कैसे। जब हमने किसी बच्चे का वैज्ञानिक अभिमुखन करना है तो हमें उसे कैसे सिखाना पड़ेगा। देखिए, अध्ययन की समस्या की व्याख्या। मान लीजिए कि आप किसी भी समस्या का अध्ययन कर रहे हैं, तो पहले आप क्या करो, उसकी व्याख्या करो। आपके सामने एक समस्या है, कोई भी समस्या आप ले सकते हैं, चाहे वो समस्या परिवार से संबंधित है, चाहे वो समस्या समाज से संबंधित है, कोई भी समस्या हो सकती है, सामाजिक समस्या भी ले सकते हैं। तो आप पहले उसकी व्याख्या करो। जैसे सती प्रथा एक प्रकार की समस्या है समाज के अंदर, या दहेज प्रथा एक प्रकार की समस्या है समाज के अंदर। तो आप पहले उसकी व्याख्या करो कि सती प्रथा है क्या या दहेज प्रथा है क्या। तो आपने उसकी व्याख्या कर दी। अब आप क्या करोगे, उससे संबंधित जो भी तथ्य हैं, आंकड़े हैं, उसको आप इकट्ठा करोगे। यानी कि तथ्यों और आंकड़ों को इकट्ठा करना कि कहाँ कहाँ पर दहेज के मामले आए, कितने मामले आए, और किस प्रकार से दहेज के जो दुष्परिणाम हैं वो सामने आ रहे हैं। आपने उससे संबंधित जितने भी तथ्य थे, आंकड़े थे, उनको इकट्ठा कर लिया। अब आप क्या करोगे, तथ्यों का वर्गीकरण करोगे। वर्गीकरण कैसे कर सकते हो कि हो सकता है कि कुछ मामले ऐसे नहीं थे, यानी कि वो फर्जी ही थे, और दूसरा जो आंकड़े आपके पास हैं उनमें से कुछ आंकड़े उचित भी हैं, यानी कि सही थे भी। दहेज मांगा गया, और कुछ मामले ऐसे थे जिसमें दहेज मांगा ही नहीं गया था, मामला कुछ और ही था, परंतु गलत तरीके से इल्जाम लगाया गया कि उस पे दहेज का मामला है या दहेज मांग रहे हैं, ऐसा कोई। ठीक है, तो आपने उसको वर्गीकृत कर दिया कि कितने मामले सच्चे हैं और कितने मामले झूठे हैं। तो आपने उसका वर्गीकरण कर दिया, और अंत में आप क्या कर रहे हो, उसका निष्कर्ष निकाल रहे हो कि अंत में हमने क्या निष्कर्ष निकाला कि वास्तव में 100 में से केवल 40 मामले ही सच्चे थे, सही थे, बाकी 60 मामले सही नहीं थे दहेज मांगने से संबंधित। तो एक उदाहरण के द्वारा मैंने आपको बताया, ये होता है वैज्ञानिक अध्ययन। आप किसी भी तरह के समस्या को लेकर के उसकी व्याख्या करते हो, फिर तथ्यों आंकड़ों को इकट्ठा करते हो, वर्गीकरण करते हो, फिर उसका निष्कर्ष निकालते हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये वैज्ञानिक अभिमुखीकरण है या वैज्ञानिक अभिमुखन है। ठीक है, तो उम्मीद है ये टॉपिक समझ आया। आगे चलते हैं। अब इससे संबंधित कुछ विचारक हैं जिन्होंने अपने अपने विचार दिए थे, चाहे वो अगस्त काम्टे हैं, स्पेंसर हैं, दुर्खिम हैं और एक मैक्स वेबर हैं। तो अलग अलग इन विचारकों ने अपने विचार दिए थे, और ये क्या कहा था कि समाजशास्त्र को वैज्ञानिक अभिमुखन करना चाहिए। यानी कि किसी भी बालक को यदि आप समाजशास्त्र का ज्ञान दे रहे हैं तो आप उसको वैज्ञानिक तरीके से
ज्ञान दीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गया वैज्ञानिक अभिमुखन। कौन कौन से विचारक हैं? काम्टे, स्पेंसर, दुर्खिम और वेबर। आपके यहाँ पर एक प्रश्न ऐसे भी पूछ सकते हैं कि निम्न में से कौन सा विचारक वैज्ञानिक अभिमुखन से संबंधित नहीं है, तो कोई और विचारक दे देंगे इसके अंदर। तो ये तो है संबंधित विचारक, काम्टे हो, स्पेंसर हो, दुर्खिम हो, चाहे मैक्स वेबर हो। अब हम इनके अलग अलग जो विचार दिए गए उन विचारों के बारे में पढ़ेंगे कि जो अगस्त काम्टे थे, अब ये तो चाहते ही थे कि समाजशास्त्र का क्या किया जाए? वैज्ञानिक अभिमुखीकरण किया जाए, वैज्ञानिक अभिमुखीकरण किया जाए। तो इससे संबंधित इन्होंने वैज्ञानिक अभिमुखीकरण के 3 चरण बताए। इन्होंने बताया कि अगर आप किसी भी समाजशास्त्री को प्रशिक्षित कर रहे हैं तो वैज्ञानिक अभिमुखीकरण से आप प्रशिक्षित कीजिए, और आप 3 चरणों में आप उसको प्रशिक्षित करोगे। पहला चरण रहेगा धार्मिक, दूसरा रहेगा तात्विक और तीसरा रहेगा वैज्ञानिक। अगस्त काम्टे इसके अंतर्गत कहते हैं कि धार्मिक के अंदर आप जो है कोई भी ज्ञान दोगे तो किस आधार पे दोगे? धर्म के आधार पर। यानी कि ज्ञान का आधार क्या होना चाहिए? धर्म। इसलिए तो ये क्या है? धार्मिक है। फिर ये कहने लगा तात्विक, यानी कि तर्क के आधार पर। अब आप कोई भी ज्ञान दोगे उसका आधार क्या होना चाहिए? तर्क। अब उसके बाद तीसरा ये क्या कहता है कि जो ज्ञान प्राप्ति का जो आधार है वो क्या होना चाहिए? वैज्ञानिक होना चाहिए। यानी कि किस आधार पर होना चाहिए? विज्ञान के आधार पर होना चाहिए। तो 3 चरणों में इसने कहा, धार्मिक, तात्विक और वैज्ञानिक, कि ज्ञान का आधार धर्म होना चाहिए, ज्ञान का आधार तर्क होना चाहिए और ज्ञान का आधार विज्ञान होना चाहिए। तो इस प्रकार से इन्होंने 3 बताए हैं, तीनों आपने याद करने हैं। यहाँ से ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि अगस्त काम्टे के अनुसार वैज्ञानिक अभिमुखीकरण के 3 चरणों में शामिल नहीं है, तो कौन सा शामिल नहीं होगा वो अलग से दे देंगे। शामिल है वो तो है धार्मिक, तात्विक और वैज्ञानिक। यहाँ से न्यू टाइप का प्रश्न बन सकता है। इस प्रकार से आपके प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, आगे हर्बर्ट स्पेंसर, अगले विचारक कौन है? हर्बर्ट स्पेंसर। अब हर्बर्ट स्पेंसर भी चाहते थे कि समाजशास्त्र का वैज्ञानिक अभिमुखीकरण हो। अब ये भी वैज्ञानिक अभिमुखीकरण पर बल दे रहे हैं कि किसी भी बालक को आप वैज्ञानिक तरीके से सिखाओगे। इन्होंने संसार की जो वस्तुएं थी इनको कितने भागों में बांटा? 2 भागों में बांटा था। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा था। कौन कौन से? ज्ञात और अज्ञात। ज्ञात का मतलब ये है कि जिसको व्यक्ति क्या कर सकता है? समझ सकता है और देख सकता है। ऐसी कुछ चीजें हमारे सामने होती हैं, प्रत्यक्ष होती हैं, जो दिखाई देती हैं, हम उसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि कोई वस्तु आपके सामने है, चाहे वो बस है, चाहे कोई फल है, तो आप उसको देख करके समझ सकते हैं कि ये फल कौन सा है। ठीक है, और किस प्रकार का फल है। अज्ञात वो चीजें होती हैं जो इंसान के यानी कि मानव ज्ञान के अनुभव के बाहर होती हैं। इसको ना तो हम देख सकते हैं और ना ही हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम 2 तरीके से वैज्ञानिक अभिमुखीकरण करेंगे। 2 तरीके से कैसे? एक तरीका तो वो जिसमें इंसान जिन चीजों को देखता है और समझ सकता है, उस तरीके से आप अभिमुखीकरण करो। दूसरा तरीका वो है जिसको ना तो देखा जा सकता है और ना ही समझा जा सकता है, उस तरीके से आप अभिमुखीकरण करो। तो 2 भाग इसने बताए, ज्ञात और अज्ञात। जो इससे पहले काम्टे थे उसने 3 बताए थे, धार्मिक, तात्विक और वैज्ञानिक। 3 चरण बताए थे। कौन कौन से? धार्मिक, तात्विक और वैज्ञानिक। हर्बर्ट स्पेंसर ने 2 बताए हैं। कौन कौन से? ज्ञात और एक कौन सा है? अज्ञात। ठीक है, इसके बाद तीसरे विचारक इमाइल दुर्खिम। कौन से? इमाइल दुर्खिम। अब ये भी चाहते थे कि समाजशास्त्र का समाजशास्त्रीय अभिमुखीकरण हो या वैज्ञानिक अभिमुखीकरण हो। तो अब इमाइल दुर्खिम की तो आप परिभाषा याद ही कर लो कि ये समाजशास्त्र को क्या मानते हैं? सामाजिक तथ्य मानते हैं। यहाँ लिखा है सामाजिक तथ्य। तो जहां भी आप इमाइल दुर्खिम के विचारों को देखेंगे समाजशास्त्र से संबंधित, तो वो ये शब्द जरूर प्रयोग करते हैं, सामाजिक तथ्य। और यहाँ पर भी वो यही बात कह रहे हैं कि समाजशास्त्र की जो अध्ययन वस्तु है इसको सामाजिक तथ्य मानकर अध्ययन करना चाहिए। और ये इसके कितने नियम बता रहे हैं? 3 नियम बता रहे हैं। इमाइल दुर्खिम ने
समाजशास्त्रीय अभिमुखीकरण को सामाजिक तथ्य मानकर अध्ययन करने पर बल दिया था। और ये कह रहे थे कि इसके कितने नियम हैं? 3 नियम है। पहला नियम कौन सा? कि जो सामाजिक नियम है उसको क्या माना जाना चाहिए? वस्तु माना जाना चाहिए। ठीक है। और दूसरा है पूर्व धारणाएं, जैसे किसी वस्तु के बारे में, चाहे वो कोई भी वस्तु हो या कोई भी तथ्य हो या कोई भी संस्था, जैसे परिवार है, विद्यालय है, उससे पहले कुछ लोगों की अलग धारणा थी, तो उन धारणाओं को क्या कर देना चाहिए? समाप्त कर देना चाहिए। फिर तीसरा कौन सा है? सामाजिक जो तथ्य हैं, तथ्यों को व्यक्ति जो अभिव्यक्तियां हैं उनसे स्वतंत्र रखकर अनुसंधान किया जाना चाहिए। जो सामाजिक तथ्य है ना, उनको व्यक्ति की जो अभिव्यक्तियां हैं उनसे अलग करके फिर अनुसंधान किया जाना चाहिए। इस प्रकार से जो इमाइल दुर्खिम है, ये 3 प्रकार के नियम बताते हैं। ठीक है। इनकी कुछ किताबें हैं, वैसे तो हम आगे पढ़ लेंगे, जैसे द सुसाइड थी, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी थी। ठीक है। इस प्रकार से इनकी किताबें हैं। द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, ये भी इनकी बुक है। तो इस प्रकार से ये इनकी किताबें हैं, वो हम आगे भी पढ़ लेंगे। अगर आप यहाँ पढ़ना चाहते हैं तो आप जो मैंने बोला है वहाँ वैसे ही आप इसको नोट भी कर सकते हैं। ठीक है। तो 3 नियम हो गए। सामाजिक नियमों को वस्तु माना जाए। दूसरा है समस्त जो पूर्व धारणाएं हैं उनको उखाड़ फेंका जाए, समाप्त कर दो उसको। तीसरा जो सामाजिक तथ्य हैं, व्यक्तिगत अभिव्यक्ति का मतलब होता है अपने विचारों को प्रकट करना। तो जो सामाजिक तथ्य होते हैं ना, उनको व्यक्तियों के विचारों से दूर रखो और स्वतंत्र रख करके फिर आप कोई अनुसंधान वगैरह करो। ये इमाइल दुर्खिम का कहना था। नेक्स्ट इसके बाद मैक्स वेबर क्या कहते हैं? घटना, इनका ये मानना था कि कोई भी घटना है, वो जिस रूप में दी है उसी रूप में उसका अवलोकन करना चाहिए, उसका विश्लेषण करना चाहिए। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो वस्तु जैसी है आप वैसा ही उसका अवलोकन करो, वैसा ही आप उसका विश्लेषण करो। अवलोकन का मतलब है आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, किसी चीज को देख रहे हैं। जैसे आप प्रदर्शनी में जाते हैं, वहां पर अलग अलग प्रकार की पिक्चर्स वगैरह, मॉडल वगैरह रखे होते हैं, तो वहां पर आप उन मॉडल्स जो हैं उनका आप अवलोकन कर रहे होते हैं। फिर आप विश्लेषण करते हैं। जैसा मैंने बताया था, विश्लेषण का अर्थ, ये सामान्य शब्द आपको पता होने चाहिए। विश्लेषण का मतलब क्या होता है? जैसे एक वस्तु है, उसके आप टुकड़े करके फिर आप अध्ययन कर रहे हो, विश्लेषण है। और जो टुकड़ों में दी हुई चीज है उसको आप इकट्ठा करके अध्ययन कर रहे हो, वो क्या होता है? संश्लेषण, यानी कि विश्लेषण का उल्टा। ठीक है। आगे मैक्स वेबर कहता है कि घटना जिस रूप में है उसी रूप में अवलोकन करो, फिर उसका विश्लेषण करो। ठीक है। यहाँ पर थोड़ी त्रुटि है, वह आएगा यहाँ पर। ठीक है। आगे ये कहता है कि कोई भी चीज है उसका अध्ययन आप ऐसे मत करो कि कोई वस्तु अच्छी है या बुरी है, सत्य है या असत्य है, उचित है या अनुचित है। ऐसे आप उसका मूल्यांकन नहीं करोगे। आप उसका मूल्यांकन अवलोकन और विश्लेषण के रूप में करोगे, ना कि अच्छे बुरे में, सत्य सत्य में या उचित अनुचित में। ऐसे में आप उसका मूल्यांकन नहीं करोगे। ये कहना था मैक्स वेबर का। ठीक है। यानी कि ये कह रहा है कि मान लीजिए आपने परिवार के बारे में अध्ययन करना है, तो आप परिवार का अवलोकन करो, आप परिवार का विश्लेषण करो। आप ये मत बताओ कि परिवार अच्छा होता है या बुरा होता है, या उसमें जो बातें होती हैं वो सत्य होती हैं या असत्य होती हैं। ठीक है। आप ऐसे मत बताओ, आप ये बताओ कि परिवार कैसा है। ठीक है। आप परिवार की प्रकृति बता रहे हो, उसका अवलोकन करके, उसका विश्लेषण करके। आप अच्छे बुरे में मत आओ, आप ये देखो कि वो उसकी प्रकृति कैसी है, ये बताओ आप। ठीक है। आगे जो प्राकृतिक विज्ञान है उनकी विधियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए समाजशास्त्र में। ये इनका तर्क था मैक्स वेबर का, कि जो प्राकृतिक जो विज्ञान है उनकी विधियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा ये क्यों कह रहा है? कि अगर अपने देखें कि जो इंसान होता है ना, कोई भी इंसान है, वो सोच समझ सकता है, क्योंकि उसके अंदर दिमाग है, सोचने समझने की क्षमता है। वो सही और गलत का पता लगा सकता है कि कौन सी चीजें सही हैं और कौन सी चीजें गलत है। ये क्यों कर रहा है? क्योंकि इंसान के अंदर एक मेंटेलिटी ऐसी है, उसके अंदर ऐसी क्षमता है
जो बाकी जीवों से उसको अलग बनाती है। जैसे कोई पशु है, उसके पास इतना दिमाग नहीं होता या वो इतना तर्क नहीं कर सकता कि वो सही गलत का पता लगा सके, सच या झूठ का पता लगा सके, ठीक है। परंतु एक जो इंसान है वो सही या गलत का अंदाजा लगा सकता है, उसके पास बुद्धि है, ठीक है, इंटेलिजेंट है वो, ठीक है, पशुओं जैसा नहीं है। तो ऐसे में जो इंसान है वो तर्क कर सकता है। तो आप प्राकृतिक जो विज्ञान है, आप उन विधियों का प्रयोग एक इंसान के अध्ययन पर आप नहीं कर सकते, क्योंकि इंसान जो है वो एक तर्कशील प्राणी है। हर एक वस्तु का वो तर्क कर सकता है कि वो वस्तु ऐसी क्यों है, जैसे कोई वस्तु लाल ही क्यों है, गोल ही क्यों है, ऐसा वो तर्क कर सकता है। परंतु कोई भी पशु है वो ऐसा तर्क नहीं कर सकता। सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो इंसान के अंदर तो है, परंतु पशु के अंदर नहीं है। इसलिए वो कहता है कि जो प्राकृतिक विज्ञान है उनकी विधियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। जो बातें मैंने आपको बताई ना, वो एक विधि है। कौन सी विधि? वृत्तेहन की विधि। वृत्तेहन की विधि आप याद रखना, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि वृत्तेहन की विधि किसने दी थी? मैक्स वेबर ने दी थी, ठीक है। ये जो वृत्तेहन की विधि है ना, इसका विकास किसने किया था? मैक्स वेबर ने किया था। अब ये वृत्तेहन की विधि के अंदर क्या कहता है? ये कहता है कि जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, प्रकृति के अंदर जो घटनाएं घटती हैं और जो सामाजिक घटनाएं जो समाज में घटती हैं, उन दोनों में अंतर होता है। उन दोनों में क्या होता है? अंतर होता है। कहने का मतलब बारिश का होना, बिजली का चमकना या भूकंप आना, आंधी तूफान, ये प्राकृतिक घटनाएं हैं। और सामाजिक घटनाएं अलग तरीके की होती हैं। हम कह देते हैं कि उनके घर में आज तूफान आ गया, मतलब लड़ाई हो गई। कहने का भाव तो ऐसा है, परंतु हम उन चीजों को एक सामाजिक घटनाओं के साथ जोड़ नहीं सकते। जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं वो एक प्राकृतिक रूप में होती हैं, परंतु सामाजिक घटनाओं का स्वरूप कैसा होता है? सामाजिक होता है, ठीक है। तो हम इन दोनों में अंतर है, अभी दोनों एक जैसे नहीं है, ठीक है। आगे इस विधि के अंदर इन्होंने क्या कहा? जो चीज दिख रही है, जैसी जो चीज दिख रही है वो वैज्ञानिक नहीं है। आप जिस चीज को जैसे देख रहे हो वैसे वो वैज्ञानिक नहीं है, परंतु जैसा आप उस चीज को समझ रहे हो और कर रहे हो और कोई डिसीजन ले रहे हो, वो वैज्ञानिक है। आपने कुर्सी को देखा, वो वैज्ञानिक नहीं है, परंतु आपने उस कुर्सी को समझा और आप उसके बारे में कोई निर्णय ले रहे हैं, वो वैज्ञानिक है। तो ऐसे में ये विधि थी किसकी? वृत्तेहन की विधि। और ये वृत्तेहन की विधि कौन दे रहा है अभी? मैक्स वेबर, ठीक है। इसके अंदर आप वो बातें भी लिख सकते हैं कि मानव एक बुद्धिशील प्राणी है, उसके पास सोचने समझने की, तर्क करने की शक्ति है। वो सामाजिक क्रियाओं को समझ सकता है और समझने के बाद ही वो अपनी प्रतिक्रिया देता है। ऐसा आप वृत्तेहन की विधि के अंदर लिख सकते हैं। जो बातें बोली हैं आप उसको नोट भी कर सकते हैं। आप इसमें ये चीज समझ लीजिए कि वो एक अंतर बता रहा है प्राकृतिक घटना में और सामाजिक घटना में। दोनों एक जैसे नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। भी इंसान तो भी एक सोचने समझने की क्षमता रखता है, पशुओं जैसा नहीं है, ठीक है। कोई भी वो काम करेगा, वो कोई भी क्रिया करेगा, वो सोचने समझने के बाद ही करेगा, ऐसे नहीं करेगा। तो ये विधि थी वृत्तेहन की विधि। नेक्स्ट इसके बाद पार्सन्स थे। पार्सन्स, इन्होंने वैज्ञानिक अभिमुखन की अलग अलग विशेषताएं बताई हैं। टोटल ये इसके अंदर 4 विशेषताएं बताता है। पहला अनुभव, दूसरा तार्किक स्पष्टता, तीसरा तार्किक सुसंगता और तीसरा है सिद्धांतों की सामान्यता। इसमें ये कहता है कि वैज्ञानिक अभिमुखन जो है वो अनुभव के आधार पर होना चाहिए। और अनुभव हम कैसे ग्रहण करते हैं? ज्ञानेंद्रियों के, जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय है ना, उसके द्वारा। जैसे हम सुन करके, देख करके या सूंघ करके, टेस्ट करके या स्पर्श करके, इस प्रकार की जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, ये कहता है कि जो वैज्ञानिक अभिमुखन है वो इस प्रकार से होना चाहिए, अनुभव के आधार पर। फिर कहता है कि तर्क के आधार पर होना चाहिए, और जो तर्क है वो स्पष्ट होने चाहिए। फिर उनके अंदर क्या होनी चाहिए? सुसंगता होनी चाहिए, संबंधित होने चाहिए, ठीक है। और फिर है सिद्धांतों की सामान्यता। सिद्धांत ऐसे होने चाहिए जो सभी पर लागू हो जाएं, ठीक है। इसके बाद जो हमने दूसरा आपको बताया था, क्योंकि जो समाजशास्त्री अभिमुखन है उसके 2 प्रकार बताए थे,
जिसके अंदर पहला था वैज्ञानिक अभिमुखन, अब है मानवतावादी अभिमुखन। कौन सा भी? मानवतावादी अभिमुखन। अब इसमें ये क्या कहता है कि जो मानवतावादी अभिमुखन है ये वैज्ञानिक अभिमुखन के क्या है, भी विपरीत है, उसके उल्टा है। वो तो हर एक चीज को वैज्ञानिक तरीके से करने के लिए कह रहा था, ठीक है भी, आप हर एक चीज को वैज्ञानिक तरीके से करो। लेकिन ये कहता है कि वैज्ञानिक तरीके से नहीं, इंसान कोई मशीन नहीं है जिसका आप अध्ययन वैज्ञानिक तरीकों से करोगे। वो तो एक इंसान है, सोचने समझने की क्षमता रखता है, ठीक है। तो ऐसे में आप केंद्र बिंदु किसको मानो? एक मानव को मानो, इंसान को मानो। आप साइंस की जो बातें हैं उस पर लागू मत करो, वो एक इंसान है। और ऐसे में जो वैज्ञानिक अभिमुखन है उसको ये नकार करके कहता है कि मानविकी अभिमुखन होना चाहिए, यानी कि अध्ययन का मुख्य उद्देश्य है मानव हितों का अध्ययन करना है। आप केवल जो मानव का हित करने वाले जो बातें हैं, जो उद्देश्य हैं, आप केवल उन्हीं का ही अध्ययन करो। साइंस के चक्कर में मत पड़ो। आप जो इंसान के फायदे की बातें हैं आप सिर्फ उन्हीं का ही अध्ययन करो। जो मानव जाति का कल्याण करने वाली बातें हैं उन्हीं का अध्ययन करो, ठीक है। इसके साथ साथ जो असमर्थ हैं, गरीब हैं, ठीक है, और ऐसे मनुष्य जो बिल्कुल ही कमजोर है उनकी परिस्थितियों का अध्ययन करो। आप ऐसे काम करो, ना कि आप वैज्ञानिकता के चक्कर में पड़ो कि वो कैसा है, क्यों है, ऐसे मत सोचो। आप एक इंसान है और एक इंसान होने के नाते आप उसकी जो उद्देश्य है आप उसका अध्ययन करो, जो मानव के हित में हो। मानव जाति के कल्याण के लिए अध्ययन करो, और जो असमर्थ हैं, गरीब मनुष्य हैं, उनकी परिस्थितियों का अध्ययन करो, और मानव कल्याण के लिए आप कार्य करो, ठीक है। इसके बाद ये क्या कहता है कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये इसको प्राथमिकता देता है। मानविकी जो मुखीकरण है ये दो चीजों पर बल देता है भी, क्या चीज होनी चाहिए और क्या चीज नहीं होनी चाहिए, इसको ये प्राथमिकता देता है, ठीक है। यह मानव से संबंधित सभी पक्षों, कौन कौन से पक्ष होते हैं, जैसे सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है, धार्मिक है, इनके प्रति ये क्या होता है, वचनबद्ध होता है। यानी कि इन पक्षों का अध्ययन करता है ये, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, यानी कि इंसान किस धर्म से संबंधित है, किस धर्मों को वो स्वीकार कर रहा है, किस प्रकार की राजनीतिक जो गतिविधियां उनकी उनमें वो भाग ले रहा है, कौन सी आर्थिक गतिविधि कर रहा है, और सामाजिक रूप से वो किस प्रकार से कार्य कर रहा है, ठीक है। इसके बाद अध्ययन का उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं है। मात्र ऐसा नहीं है कि आप समाजशास्त्र का ज्ञान प्राप्त करो, केवल ज्ञान प्राप्ति मत करो, बल्कि मानव कल्याण के लिए भी इसका प्रयोग करो। जो कुछ आप समाजशास्त्र में अब आप सीख रहे हो ना, जो चीजें सीख रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप केवल वो नॉलेज लेकर के आप चले जाओगे, ऐसा नहीं है। ये आपका जो समाजशास्त्रीय अभिमुखन हो रहा है, इसका उद्देश्य होता है कि आप ज्ञान प्राप्त करने के बाद इसका प्रयोग किसके लिए करोगे, मानव कल्याण के लिए इसका प्रयोग करोगे। ये होता है मानविकी अभिमुखीकरण। इसमें आपकी बुक के अंदर कुछ जैसे विचारक दिए हैं, अल्फ्रेड शूटज के हैं, गॉर्फिनकेल के हैं, या गाउडनर के हैं, एल्विन गाउल्डनर। तो इनके जो विचार हैं कोई खास नहीं है, आप इनके अंदर दो दो बातें आप ऐड कर सकते हैं। जो इनके विचारक हैं, जो हमने जैसे पढ़े थे ना, उसके मैक्स वेबर के विचार, काम्टे के भी पढ़े थे, दुर्खिम के विचार पढ़े थे वैज्ञानिक अभिमुखीकरण के अंदर, वैसे ही आपके बुक के अंदर मानवतावादी अभिमुखन के जो विचारक हैं वो भी दे रखे हैं, चाहे शूटज हैं, गॉर्फिनकेल हैं, या गाउडनर हैं। उनके हल्के हल्के विचार हैं, कोई ज़्यादा बातें नहीं हैं। वो आप जैसे भी आप उसके अंदर, या पिछले जो आपने पढ़े उससे संबंधित जो बातें हैं वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो, ठीक है। इससे ज़्यादा इसके अंदर कुछ नहीं है। और आपकी इसके साथ ही पहली जो समाजशास्त्र की जो पहली यूनिट है वो आपकी कंप्लीट होगी। लगभग 32 एक नंबर की ये यूनिट है। यहाँ से आपके 32 नंबर के पूरा पेपर बनेगा, चाहे वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, चाहे वो खालिस्तान है, चाहे वो 8 नंबर का क्वेश्चन है, चाहे वो 20 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ही आसान प्रश्न है। आप जो शब्द हैं उनको आप अच्छे से समझें। जो भी शब्द है आप उनको सर्च भी कर सकते हैं, अगर आपके अर्थ समझ में नहीं आ रहा तो आप उससे संबंधित जो शब्द है वो आप सर्च करके पता लगा सकते हैं कि वास्तव में इसका अर्थ जो है वो क्या होता है। फिर और बेहतर, बाकी जो जितना मेरे से हुआ मैंने आपको बताया है, तो आगे आप इसका रिवाइज जरूर करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, ताकि हर एक तक ये जो वीडियो है वो पहुँचे, हर एक को लाभ पहुँचे इसका। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक
ज़रूर करें। वीडियो को लाइक नहीं करते आप, लाइक करें। और हमें बहुत खुशी होती है जब वीडियो को लाइक करते हो या कोई कमेंट में अपनी बात लिखते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।